हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जून 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शुरुआत करेंगे अपने लास्ट डे के रिविजन से, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अब मनाया जाना शुरू हो चुका है। 11 जून से अब प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। लगातार दूसरी बार विदेश मंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एस जयशंकर। ओडिशा के नए सीएम बन गए हैं मोहन चरण मांझी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है अन्नपूर्णा देवी को। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने डॉक्टर मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिए हुए हैं। पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है भारत और फ्रांस। आईआईटी संस्थान आईआईटी कानपुर जो है उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है ड्रोन के नए टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन विकसित करने के लिए। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के 7वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और लगातार दूसरी बार बने हैं। सुमित नागपाल ने 6ठा एटीपी चैलेंजर खिताब जीता है टेनिस का। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक रूस में आयोजित हुई। इस बार रूस मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स की। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर आपको इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, तो आप जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। डेली ही नहीं, वीकली, मंथली, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दोस्तों ये 12 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नाम से ही स्पष्ट है, बाल श्रम का निषेध करना, यानी कि ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाइल्ड लेबर नहीं करवाना चाहिए बच्चों से। चाइल्ड लेबर मतलब ये हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कोई मेहनत भरा काम, कोई ऐसा लेबर वाला काम नहीं कराना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसी चीज को लोगों में, जन जन लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए ये कमिटमेंट्स करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने पहली बार ये बाल श्रम रोकने के लिए मुद्दा उठाया था और 2002 में ये दिवस मनाया जाना इसी के बाद से शुरू हुआ। यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेजा करता हूँ डेली का डेली, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया करो। टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर रहे उसी वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, वहीं पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने इसका रिविजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? तो देखो, जैसा कि मैंने इसके बारे में कई दिनों से चर्चा की हुई है, अगर आप डेली फॉलो करते होगे तो आप जरूर जानते होगे। आंध्र प्रदेश की 2 राजधानियों को लेकर के विवाद चल रहा था, अमरावती और विशाखापत्तनम। वहां पर अभी गवर्नमेंट चेंज हुई। आंध्र प्रदेश में नए सीएम आए चंद्रबाबू नायडू, जो कि 4 बार से सीएम बन रहे हैं, यानी चौथी बार वो सीएम बने हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। जब दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब भी वो सीएम रह चुके थे एक बार, ठीक है। और जब अलग हुआ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद सबसे पहले जो सीएम वहां पर आए आंध्र प्रदेश में वो यही थे, चंद्रबाबू नायडू, यानी 2014 से 2019 तक भी। तो 2014 से 2019 तक भी जब ये थे, तब इन्होंने कहा था कि हम आंध्र प्रदेश को राजधानी, अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाएंगे उसी समय। हालांकि एग्रीमेंट के मुताबिक 10 साल तक हैदराबाद राजधानी रहनी थी, लेकिन 2019 में यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी आ गए और उन्होंने कहा कि हम 5 कैपिटल बनाएंगे, 3 कैपिटल बनाएंगे, विशाखापत्तनम को बनाएंगे, मतलब बहुत सारे विवाद चलने लगा। लेकिन अब दोबारा से जब टीडीपी के आ गए चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पर सीएम बन गए, तो सीएम बनने के अगले ही दिन इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अमरावती ही रहेगी एकमात्र और इकलौती राजधानी। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने साफ साफ कहा है नो गेम्स अंडर गिव्स ऑफ 3 कैपिटल्स। 3 कैपिटल अगर आपको याद हो तो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने कहा था कि कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती 3 राजधानियां बनाएंगे। तब मैं ये भी आपको करंट अफेयर में बताया करता था कि अगर ये हो गया तो 3 राजधानियां वाला इकलौता राज्य होगा आंध्र प्रदेश। देखो, 2 राजधानियां तो बहुत सारे राज्यों में है, जैसे आप देखो उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण, एक विंटर कैपिटल है, एक समर कैपिटल है। ऐसे 2 राजधानियां बहुत सारे में है, लेकिन 3 राजधानियों वाला कोई राज्य नहीं था। तो फिलहाल वो सब नहीं हुआ, अमरावती ही
फिक्स और इकलौती राजधानी अब रहेगी, फिलहाल के लिए जब तक ये रहेंगे तब तक। तो तेलुगु देशम पार्टी से ये हैं, टीडीपी पार्टी से, और इनकी जो पार्टी है उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता हुआ है। ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पवन कल्याण। ध्यान रखना, ये एक्टर से अब राजनेता बन गए हैं और जनसेना पार्टी के ये संस्थापक भी हैं और ये अब बन गए हैं उप मुख्यमंत्री। ये सब एनडीए अलायंस के हिस्सा हैं और यहाँ पर भी एनडीए अलायंस का ही मतलब कि कह सकते हैं एक प्रकार से गवर्नमेंट बनी है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की अपनी पार्टी अपने आप में भी बहुमत हासिल कर चुकी है। तो ये बातें रही। आंध्र प्रदेश अगर देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आंध्र प्रदेश। यहाँ से 2 जून को 2014 को अलग हुआ था तेलंगाना, ये जो राज्य है ना, ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। और एस अब्दुल नजीर जो हैं ये यहाँ के गवर्नर हैं जिन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, जिलों की संख्या 26 है, 175 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में, 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में दोस्तों भारत आ गया है 129वें स्थान पर। पिछली बार अगर आपको याद हो तो भारत 127वें पर था। पिछली बार भारत था 127वें पर, इस बार 2 पायदान और नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया रैंक 129 ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आइसलैंड और द टॉप। आइसलैंड जो है ये टॉप पर रहता ही है, इस बार भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, WEF की ये रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, विश्व आर्थिक मंच की। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत, अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन सब के बाद 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे स्थान पर है। 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप जो है वो 68.5% बढ़ गया है और 2023 की तुलना में ये 0.1% कम है। आगे कुछ और इंडेक्स हैं, उनका रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा। एम्बर की सौर ऊर्जा उत्पादन रिपोर्ट आई, उसमें 3रे पर भारत रहा। और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें पर रहा भारत। सबसे सस्ता पासपोर्ट के मामले में यूएई के बाद 2रे पर रहा भारत। साइबर अपराध सूचकांक में भारत टॉप 10 में आ गया। अगला, हाल ही में यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया? तो यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया। अगर आप 2-3 साल से फॉलो कर रहे होंगे करंट अफेयर, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन अक्सर बताया करता रहा हूं कि यूएन जो है ये प्रत्येक वर्ष किसी एक वर्ष को कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करता है डेडिकेटली। उसमें उस वर्ष भर उस पर चर्चा होती है, बातचीत होती है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाती है और उसका कैसे ग्रोथ किया जाए इस पर बातचीत चलती है। जैसे 2023 में मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था यूएन के द्वारा, मोटे अनाज का, जिसे मिलेट्स कहते हैं। तो मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2024 में यही कैमिलेट्स का हो गया, कैमिलेट्स का, ठीक है ना, कैमिलेट्स का हो गया, ठीक है ना, ऊंट पर प्रकाश डालने के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमिलेट का वर्ष था। 2025 को ऐसे ही ये घोषित किया गया है इंटरनेशनल क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ईयर। ये बात ध्यान रखना, तीनों वर्ष का ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कुछ भी। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक, ये 2025 का थीम वर्ड होगा, थीम सब्जेक्ट होगा, जिस पर पूरे साल भर चर्चा होगी 2025 में, और इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी और इसके प्रति जो भी इसको बढ़ाने को लेकर के कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। ओके, साई क्वांटम नाम का ब्रिस्बेन में क्वांटम कंप्यूटर भी बनाया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर समझ लो सुपर कंप्यूटर के भी पिताजी होते हैं। आगे, हाल ही में पेरू के साथ किस और देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए? आर्टेमिस समझौता, आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये 2020 में नासा ने शुरू किया था। नासा और अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ने शुरू किया था कि अंतरिक्ष में एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि अगर मान लो बाहर से कुछ एलियन वगैरह आए तो उनसे कैसे निपटा जा सके, या फिर मान लो कोई क्षुद्रग्रह ही, कोई एस्ट्रॉइड ही आकर के टकराने वाला हो, तो अकेले नासा की ही जिम्मेदारी थोड़ी है, अकेले नासा ने ही जिम्मेदारी थोड़ी ना उठा रखी है पूरी दुनिया को बचाने को। तो इसलिए बहुत सारे देशों को और इन्होंने कहा कि और सब लोग भी आओ, आप लोग भी आओ और एक संगठन में हिस्सा बनो, जिससे हम लोग अंतरिक्ष के बाहर की जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, उससे पृथ्वी की रक्षा कर सके। तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड था। इस पे धीरे धीरे देश जुड़ते जा रहे हैं। अब इसी क्रम में पेरू जुड़ गया और पेरू के साथ अभी स्लोवाकिया भी जुड़ गया। तो 2 नए देश अभी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पर साइन किया जाकर नासा के हेडक्वार्टर में। अब टोटल संख्या 42 हो गई है। कितनी हो गई है?
42 ऐसे देश हैं जो आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन कर चुके हैं। भारत भी इसमें साइन कर चुका है। 2020 में ये शुरू हुआ, भारत 2021 में इस पर साइन कर दिया। ठीक है ना। ये चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, इनके उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। आगे मतलब इसमें ये भी होगा कि सब लोग, ऐसा ना हो कि कोई जा करके क्लेम कर दे कि हम पहले पहुंच गए चंद्रमा पर तो चंद्रमा पूरा हमारा हो गया, ऐसा भी ना हो। एक रूल सेट किया जा सके अंतरिक्ष के बाहर की चीजों पर। हाल ही में भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज शुरू हुआ है। इसका 8वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया। जिमेक्स मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री, तो ये समुद्री एक्सरसाइज है। समुद्री है तो मतलब नौसेना का होगा। तो भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना मिल करके इसमें भाग ले रही हैं। देखिए यहाँ पर तो 6th एडिशन लिखा है, लेकिन ये यहाँ पर साथ साथ में आर्टिकल भी पुराना है। ये देख लीजिए 2022 का आर्टिकल। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 8th एडिशन चल रहा है, गलती से ये पुराना आर्टिकल लग गया। तो आईएनएस शिवालिक जो है भारत की तरफ से ये हिस्सा ले रहा है। देखो अगर आईएनएस लगा रहता है इसका मतलब इंडियन नेवल शिप। अगर किसी में आईसीजीएस लगा हुआ है तो इसका मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है। तो आईसीजीएस, आईएनएस ये सब ध्यान रखिएगा। जापान के योकोसुका में आयोजित हो रहा है जिमेक्स। भारत जापान के साथ और कौन कौन सा अभ्यास करता है? तो आप कहोगे धर्म गार्जियन करता है, धर्म गार्जियन करता है। इसके अलावा वीर गार्जियन करता है, वीर गार्जियन भी करता है भारत। ठीक है ना, जापान के साथ। इसके अलावा मालाबार में भी ये दोनों हिस्सा लेते हैं। मालाबार हालांकि क्वाड के बीच में होता है। क्वाड में जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है, तो भारत भी इस प्रकार से, भारत जापान इसमें कह सकते हैं हम लोग। तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, मालाबार, जिमेक्स, ये सब एक्सरसाइज भारत जापान के साथ होते हैं। कुछ और एक्सरसाइज हैं जिनको आप देख सकते हो यहाँ पर। रेड फ्लैग हुआ था अभी अलास्का में, अमेरिका में। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, कई सारे देश में शामिल हुए। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका ने किया कोलकाता में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस ने किया। भारत फ्रांस शक्ति के अलावा गरुड़ और वरुड़ भी करता है। गगन स्ट्राइक ये भारतीय सेना और वायुसेना ने किया पंजाब में। संयुक्त सुरक्षा अभ्यास भारत इजराइल के बीच में नई दिल्ली में हुआ। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और वायुसेना ने लद्दाख में किया। दस्तलीग जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान में हुआ। और दोस्ती 16 में भारत मालदीव और श्रीलंका साथ आए। मालदीव में ये एक्सरसाइज हुआ। आगे 2024 में जून महीने में फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो फिक्की के नए महानिदेशक दोस्तों बनाए गए हैं ज्योति विज। ज्योति विज आपको यहां पर दिख रही हैं। ये नई डायरेक्टर जनरल होंगी फिक्की की। फिक्की के जो पूर्व डायरेक्टर जनरल थे, या जिन्हें हम लोग सेक्रेटरी जनरल भी कह सकते हैं, महानिदेशक या महासचिव कह सकते हैं, शैलेश पाठक, इन्होंने अभी निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। तो अब इनके इस्तीफा देने के बाद जो वर्तमान में एडिशनल महानिदेशक का, एडिशनल डायरेक्टर जनरल का कार्यभार निभा रही थी ज्योति विज, इनको बना दिया गया नया महानिदेशक। ठीक है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस शाह। ध्यान रखना, अध्यक्ष अलग हैं और महासचिव हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं जिनका आप रिवीजन कर सकते हो। समीर बंसल को अभी पीएनबी मेटलाइफ का एमडी और सीईओ बनाया गया। इमैनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया गया। ऋषभ गांधी को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का एमडी सीईओ। जॉन सलिवन को अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया। गुरचरण सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या कहे कि एनडीए, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। और ऋषभ गांधी जो है, देखिए ये तो रिपीट हो गया, जॉन सलिवन ये भी रिपीट हो गया। तो ये प्रमुख नियुक्तियां हैं कुछ जिनका आपने रिवीजन किया। ऐसे ही रिवीजन के लिए आप सामान्य विज्ञान की ये ई बुक ले सकते हो। देखो दोस्तों, रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं और इसमें साइंस का एक अहम रोल रहने वाला है। अगर आप साइंस नहीं तैयार करके जाओगे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो साइंस को इग्नोर मत करना दोस्त। जीके जीएस को, करंट अफेयर को एक टाइम के लिए इग्नोर कर देना, लेकिन इस बार का रेलवे का जो भी पेपर है उसमें साइंस को इग्नोर मत करना। आप लोग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 1100 प्लस क्वेश्चंस का संग्रह ये लाया गया है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, प्रश्नोत्तर भी हैं। ये ई बुक आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और बोलना है ये वाली ई बुक चाहिए, तो आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा।
आपको वहां पर पेमेंट करना है और ई बुक आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। आप चाहोगे तो प्रिंट आउट निकलवा करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये A4 साइज में है, कलरफुल डिजाइन के साथ भी है। अगला, हाल ही में किसे थल सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो थल सेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये आएंगे जनरल मनोज पांडे जी की जगह पर। मनोज पांडे जी अब रिटायर हो रहे हैं। अभी ये 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। चुनाव वगैरह चल रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। तो अब ये 30 जून को रिटायर होंगे। तो 30 जून को रिटायर होंगे तो उसके बाद जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कि वर्तमान में उप प्रमुख हैं, ये अब प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अभी नौसेना के भी नए बने हुए हैं, भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष बने हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और अब भारतीय थल सेना के भी नए प्रमुख बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ये नियुक्ति जो है सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत पर की है। वरिष्ठता का सिद्धांत मतलब आप समझ रहे हो कि देखो, भारत में जैसे जो जुडिशियल सिस्टम है और जो सेना वाला सिस्टम है, उसमें वरिष्ठता का सिद्धांत निभाया जाता है। जैसे कोई आप समझ लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो दूसरे जो सबसे सीनियर जज होंगे वही अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। ठीक है, जब ये रिटायर होंगे तो ये प्रक्रिया होती है वरिष्ठता का सिद्धांत। ऐसे ही सेना में भी होता है। पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाए जाने की घोषणा हुई? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाने की घोषणा हुई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना नया कार्यभार संभाला, नया कार्यकाल का, तो कार्यभार संभालते हुए उन्होंने 2 चीजों पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले एक तो जो किसान सम्मान निधि है उसकी 17वीं किस्त इन्होंने जारी की। इसके अलावा दूसरा 3 करोड़ रूरल अर्बन हाउसेस को बनाने की इन्होंने मंजूरी दे दी है PMAY के तहत, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से चल रही है और सरकार ने अभी जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार 2015 से अब तक पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं। अब ऐसे में इस बार 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा हुई है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ध्यान रखना, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, हाल ही में पद्मश्री राजीव तारानाथ का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राजीव तारानाथ जी का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सरोद वादक थे, यहाँ पर देख रहे हो आप इनको। ये 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ इनका। उस्ताद अली अकबर खान के शिष्य थे और पंडित रविशंकर और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से भी ये इन्होंने शिक्षा ली थी। 2019 में दोस्तों भारत के चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी से, और इसके अलावा चौदिया मेमोरियल अवार्ड, संगीत विद्वान अवार्ड और नदौजा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। तो ये थे सरोद वादक राजीव तारानाथ, जिनका निधन हो गया। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आज मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने लोग शेयर करते हो वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, कारण ये है कि मैं घर पर आया हुआ हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत कमेंट्स आए आपके कि वीडियो लेट क्यों हो रही, लेट क्यों हो रही। तो देखो, जब घर पर आते हो तो यहाँ का माहौल कुछ अलग रहता है। तो आप यहाँ पर तो वो ऑफिस स्टूडियो तो वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है और इंटरनेट वगैरह की भी दिक्कत रहती है। तो फिलहाल थोड़ा मैनेज कीजिए, जल्दी ही वापस पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टाइम से पाएंगे करंट अफेयर। ठीक है। बाकी आप लास्ट डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। जो मैंने कल पूछा था उसका आंसर, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और वैधानिक दर्जा इसे 1992 में मिला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स हैं। आज आपको क्या बताना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं और किसकी जयंती पर मनाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसे सौंपा गया है, ये भी बताइए। दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी पीडीएफ आप जानते हो जैसा कि टेलीग्राम पर भेजी जाएगी और टेलीग्राम पर ही आपको बाकी की पीडीएफ भी मिल जाएंगी हमारी। MJT एजुकेशन सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए और MJT ऐप पर इसकी क्विज लगाना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।